नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, जो है अपना आगे का टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चौहान वंश अपना जो चल रही थी क्लास, तो वही है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं अपन। तो इन 2 दिनों में आपने तैयारी तो अच्छी कर ली होगी, रिविजन कर लिया होगा, या फिर क्या पता किसी चुनावी माहौल के मजे ले रहे होंगे, तो भी पता नहीं। बाकी हमें तो देखो चुनावी माहौल की ड्यूटी भी करनी है और अपनी ये वाली ड्यूटी भी करनी है कि ये भी आपको क्लासेस देनी भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में पढ़ेंगे तो क्या याद करने वाले हैं। बढ़िया स्टोरी के माध्यम से आप लोग काफी सारी चीजें याद कर लोगे, और ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने पहले भी अपने चैनल पे कई बार पढ़ाया है ये, और अब फिर नई क्लासें हैं तो ये वापस ताजी पड़ी हुई एक अलग ही फीलिंग आती है। तो सभी जुड़ गए तो करें शुरुआत। ठीक है, करो मोबाइल आईडी स्क्रीन, और किन बात नहीं करनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में धमीड़ा बिल्कुल ही नहीं लेना है। यदि याद करना है चीजों को तो मोबाइल की स्क्रीन आडी करो और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। ठीक है, जो मैं कहूं वही चीजें याद करनी है आप लोगों को, यानी मुझे सुनना है। इस आधा घंटा 35 मिनट जो है सुन लो ध्यान से, कई सारी चीजें याद हो जाएगी। चले करें शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि पृथ्वीराज चौहान, अभी देखो पीछे अपन ने ये पढ़ा, वहां तक पढ़ा, और उसमें अपन एक शासक तक लाकर अपन ने छोड़ दिया था सोमेश्वर। ठीक है, और सोमेश्वर को अपन ने पढ़ा नहीं था, विग्रहराज चतुर्थ पढ़ा और उसके बाद में अपन ने सोमेश्वर को पढ़ा नहीं था। ठीक है, सोमेश्वर जो है पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे, और यहाँ पे मैं बता दूंगा। वैसे चलिए, इनकी एक उपाधि है प्रताप लंकेश्वर, जो प्रश्न बना था अभी कुछ समय पहले ही, और इतना बढ़िया प्रश्न कि सोमेश्वर से संबंधित अपन ने सिर्फ एक लाइन वन लाइनर पुस्तक के अंदर अपनी जो दी थी कि प्रताप लंकेश्वर ये चीज पूछी जाती है, और वही प्रश्न बना है। मतलब इससे बेस्ट कंटेंट आप क्या देखोगे कि जो चीज बताई जाए वही एग्जाम में पूछी जाए, तो बढ़िया है। जो अपने को जहां से लगता है कि हाँ ये विद्यार्थियों के लिए ठीक है, वहां इंपॉर्टेंट लगवा देते हैं, क्योंकि इतना अनुभव तो हमने ले लिया कि देखते ही पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। ठीक है, चलिए पृथ्वीराज चौहान में बेसिक डिटेल जानते हैं कि बेसिक डिटेल क्या क्या थी। यहां से प्रश्न कई बार बने हैं और बन सकते हैं, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, बातचीत बंद कर दी ना, बिल्कुल ध्यान जो है फोकस इसी पे। ठीक, चलिए सबसे पहले जो है इनकी माता का नाम, शिवाजी पढ़ते हैं तो जीजाबाई पढ़ते हैं अपन ने, क्योंकि माताओं के रोल बहुत रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। ठीक है, कर्पूरी देवी। अब जो तोमरवंशी अनंगपाल थे ना, ये अनंगपाल की पुत्री थी तोमरवंशी, और फिर बाद में दिल्ली के लिए देखो जयचंद गैडवाल और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष होता है, क्योंकि ये दोनों मौसेरे भाई होते हैं। बढ़िया बेसिक से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, माता पूछे तो कर्पूरी देवी, पिता पूछे तो सोमेश्वर, पिता पूछे तो सोमेश्वर। अब ये सोमेश्वर जो है एक स्थान भी है अब यहाँ, ठीक है ना, पाली के पास में एक स्थान भी है सोमेश्वर, जो इन्हीं के नाम पर रहा है। इनकी एक उपाधि आप लोगों को ध्यान में रखनी है सोमेश्वर की, जो मैंने अभी बोलकर बताई, वही प्रताप लंकेश्वर। ठीक है, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मैनेज हो जाएगा। ठीक है ना, प्रताप लंकेश्वर, ये किसकी उपाधि है? ये सोमेश्वर की उपाधि है। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान की नहीं है, ये सोमेश्वर की उपाधि है। स्पष्ट कर रहा हूं एकदम, फिर बाद में देखो आपका ध्यान नहीं होगा तो बात अलग है, बाकी कुछ भी पूछना नहीं पड़े, ये अपन कोशिश करते हैं क्लास के अंदर। जन्म कब हुआ है? तो जन्म इनका हुआ है 1166। ठीक है, और हुआ का अनहिल पाटन, हुआ का अनहिल पाटन के अंदर। ये अनहिल पाटन कहां है? गुजरात में। ठीक है ना, यहां ही लिख देते हैं, ये कहां है? गुजरात के अंदर है। अनिल पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ है, वहीं पे बचपन बीता है। बहुत कम उम्र में ये शासक बन गए पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान जिन्हें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जाना जाता है। चौहान वंश में ये तीसरे शासक थे जिनके नाम ऐसा था। ठीक है ना, चलिए पत्नी या प्रेमिका पूछे तो देखो, पत्नी आपको पूछे तो ध्यान रखना, पत्नी का नाम था इच्छिनी देवी। अब जो नए नए आएंगे ना विद्यार्थी, हो गए गुरुजी गलत है, फोटो है, इच्छिनी देवी कौन? संयोगिता है। ठीक है, इच्छिनी देवी, और प्रेमिका जो पहले संयोगिता थी, ये भी पत्नी ही बनी बाद में, क्योंकि इससे गंधर्व विवाह किया इनसे। ठीक है, भगा कर ले जाते हैं वो विवाह करते हैं, वो गंधर्व विवाह कहलाता है।
अब थे क्या सको लव मैरिज, लव मैरिज क्या, लव मैरिज में जरूरी थोड़ी भगाना, ये गंधर्व विवाह कहलाता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, 4 अच्छे माने गए, 4 बुरे माने गए, ठीक है। तो वो बुरे माने गए विवाह के अंदर ये आता है गंधर्व विवाह। किसी को भगा कर ले जाना और शादी करना जबरन, ये गंधर्व विवाह में आता है। अब इसमें इच्छा थी इनकी, बताएंगे। ये इच्छिनी देवी कौन थी, चिंता मत करो, ये भी बताएंगे। एक बार तो ये चीजें समझ लो कि हाँ ये है बेसिक डिटेल। आज की ही क्लास में बताऊंगा सारी चीजें, स्टोरी सुनाऊंगा आज आपको, बढ़िया सी कथावाचक का रोल निभाएंगे आज आपके गौरव सर, ठीक है। मुख्यमंत्री और सेनाध्यक्ष ये पूछा जाता है। मुख्यमंत्री वैसे इसको कहा जाए पूरा नाम तो है कदम्बदास, कदम्बदास, कदम्बास कह देते हैं। और वैसे जो है कैमास कहा जाता है, कैमास। नागौर दुर्ग का जो निर्माण है ना वो कैमास ने ही करवाया था, यही मुख्यमंत्री इनका। सेनाध्यक्ष पूछे तो ध्यान रखना भुवनमल। अब तराइन के युद्ध के अंदर जो सेनाध्यक्ष था वो था खांडे राव, लेकिन यहां पे जो मेन सेना का जो सेनाध्यक्ष है वो है भुवनमल। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहां पे उपाधियां। 2 उपाधियां विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो है दल पुंगल, क्या है, दल पुंगल, और एक है आपके राय पिथोरा, राय पिथोरा। अब देखो ये दल पुंगल का मतलब यदि शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो भी ध्यान रखना चाहिए ना, अपन को तो सारे चीज ध्यान होने चाहिए। तो दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता, तो विश्व विजेता की उपाधि, विश्व विजेता, विश्व विजेता की उपाधि। और राय पिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला, ठीक है। ठीक समझ जाओगे इतने से, युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। फिर आओ चच्चे पे। चच्चा कौन थे, चच्चा, चच्चा हमारे विधायक थे। एक पीछे रह रहे, इनके विधायक नहीं थे उस समय, इलेक्शन होते ही नहीं थे। अब है इलेक्शन का दौर था। चाचा का नाम था अपरांगे, याद इसलिए रखना है कि अपरांगे खुद भी शासक बनने के इच्छुक थे। चचेरा भाई का अपरांगे का पुत्र था एक नागार्जुन, ठीक है। इससे भी युद्ध होगा बाद में आगे, ठीक है। भाई इनका हरिराज, पुत्र गोविंदराज, ठीक है, जिसने रणथंबोर का वो शाखा की स्थापना की। और वैसे घोड़ी पढ़ने में आती नहीं, लेकिन एक सॉरी, तराइन के युद्ध में एक घोड़ी इनके जो है हाथ लगी, और वो मतलब बताते हैं उसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा। नाट्य रंबा उसका नाम था, नाट्य रंबा। कहते हैं कि ये युद्ध की घोड़ी थी नहीं, ये तो शादी ब्याह में नाचने वाली घोड़ी थी, ठीक है। तो जब भी युद्ध के ढोल नगाड़े और रणबेरी बजती तो ये युद्ध में जाने की बजाय नाचने लग जाती थी ये घोड़ी। ऐसी घोड़ी भी हाथ आ गई थी इनके, ठीक है। इसका नाम है नाट्य रंबा। अब ये चीजें जो है वो बेसिक है, यानी कि आप चाहे 10th जस्ट क्लियर करके आए हो, चाहे आप MA BEd हो, आप लोगों को ये बेसिक डिटेल याद करनी ही करनी है। इसके बाद में अपन को आगे बढ़ना है। क्या माता पिता वगैरह इनकी, मतलब ये क्या है, बायोडेटा, रिज्यूम है। कहीं अप्लाई करते हैं तब रिज्यूम लगाते हैं ना, ये है CV। तो ये CV तो आपको याद करना ही है पृथ्वीराज चौहान का। इसके बाद में देखो पृथ्वीराज चौहान इतिहास में खास 4 हुए हैं, जो मैंने GGD फैक्ट में आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको दे दिया था, क्लियर करवाया। जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उन्हें तो देखो कहने की काम नहीं है, डायरेक्ट ही वो तो हर रोज इंतजार करते हैं अब GGD फैक्ट कब आए। चाहे तो आगे टेबल पे फैक्टर नहीं आया, ठीक है, यानी कि सुबह की चाय के साथ में GGD फैक्ट जो मिलता है उसकी लत लग चुकी है काफी सारे स्टूडेंट को। और ये जो लत है वो अच्छी है क्योंकि ये पढ़ाई की है, ठीक है। चलिए अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, वैसे अपन इतिहास में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं सारे ही पृथ्वीराज आप लोगों को करवाऊंगा जैसे 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 आएंगे। पृथ्वीराज सिसोदिया है, पृथ्वीराज राठौड़ है, ये पृथ्वीराज है, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज तो आप कर ही रहे। अब देखो इस स्लाइड में जो लिखा हुआ उससे तो मतलब है, लेकिन मैं जो समझाऊं उस चीज को समझना, मैं एक एक लाइन को डिस्क्राइब करूंगा आप। तो यदि अभी तक भी जो नए नए जुड़े और बातें करने के लिए गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, अपने सबके स्वीकार्य ही है, गुड मॉर्निंग नमस्ते वगैरह सब। मोबाइल करो, आडी स्क्रीन करो, बड़ी फुल स्क्रीन, और फिर देखो क्लास, आनंद लो। अब देखो पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि इनके पिता सोमेश्वर थे, उनकी मृत्यु हो गई यहाँ 1177 के अंदर, ठीक है।
77 के अंदर मृत्यु हो गई। ये जालोर के भीमदेव से लड़ते हुए मारे गए थे। 77 में मृत्यु होती है। तब पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ है? 66 में। कितने साल के हुए? 11 वर्ष की आयु थी। 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने। इनकी संरक्षिका बनी इनकी मां, ठीक है। और कैमास संरक्षक बने कि क्या कैमास के देखरेख में ही इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। मुख्यमंत्री कौन था? कैमास। देखो, शासक बनते ही पृथ्वीराज के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। अब 11 वर्ष का बच्चा है, कोई शासक बना है, बहुत सारी समस्या आएगी और हर कोई चाहेगा कि इनके पिताजी नहीं रहे, ये छोटा सा जो बालक है ये शासक बना है तो इनके राज्य पे अधिकार करे, वो अपने पे अधिकार करे। इससे पहले पृथ्वीराज को कई एक्शन लेने थे। तो पृथ्वीराज को कई एक्शन लेने थे, उसमें से सबसे बड़ी समस्या तो सबसे पहले देखो, काका बाबा में भी वह जमीन जायदाद झगड़ा वगैरह चालू करे। कोई सब यही चाहते कि मेरे हिस्से में ज्यादा है। यहाँ पे भी यही था। अपरांगे और नागार्जुन, मैंने आपको परिचय में बताया, तो नागार्जुन जो इनका चचेरा भाई था, सबसे पहला संकट तो इसी से था कि वो यहाँ पे शासन करना चाहेगा। तो सबसे पहले गुड़गांव का युद्ध होता है, जिसके अंदर 1178 में ये युद्ध होता है, जिसके अंदर ये नागार्जुन को पराजित करते हैं, ठीक है। गुड़गांव के युद्ध में सबसे पहले नागार्जुन को ये पराजित कर देते हैं। यानी कि ये पूछे कि शासक बनते ही सबसे पहला जो है इन्होंने कौन सा युद्ध किया, तो गुड़गांव का युद्ध किया। और पराजित किसे किया? तो नागार्जुन को किया, ठीक है। नागार्जुन का दमन कर दिया, जो इनका चचेरा भाई था। ये कौन था? अरे काका रो छोरो हो रहे, चचेरा। सब पहला ओ कांटो पृथ्वीराज काट दियो बारह के, इन काड़ा सब पहला बारह, ठीक है। तो 1178। फिर आ गया हो 1182। एक जाति थी बंडानक, ठीक है। बंडानक एक जाति थी जो सतलज नदी के आसपास बसी हुई थी। कहां? सतलज नदी के आसपास रहने वाली थी, लेकिन ये वहां से जो है अब आके दिल्ली और इनके आसपास, यानी कि ये इनके करीब आ चुके थे और इनका आतंक बढ़ा था। तो इनका भी खतरा कहीं ना कहीं महसूस होता था। पृथ्वीराज चौहान को खतरा महसूस होता है। तब क्या करता है पृथ्वीराज? 1182 में बंडानकों का दमन करता है। यानी नागार्जुन के बाद में बंडानकों का दमन करता है। 1182 की बात है। 1182 का ही एक और संघर्ष है, जिसे कहा जाता है महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध। ये आएगा, इसे एक और किस नाम से जाना जाता है? तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध, इसे समझो, ये मैन है। ये जैजाक भुक्ति के चंदेल कहलाए हैं। चंदेल वंश था जैजाक भुक्ति में, ठीक है। आप यहां पे ध्यान रखना, एक एरिया बुंदेलखंड या बघेलखंड कह देते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड, वहां पे इनका शासन था। पृथ्वीराज की सेना एक बार किसी युद्ध में गई थी। उस युद्ध से लौटते समय उसके जो घायल सैनिक थे वो कुछ समय के लिए इनके बुंदेलखंड में रुकते हैं। उस समय क्या करता है परमर्दी देव, जो यहाँ का शासक था, चंदेल शासक परमर्दी देव, वो इनको मरवा देता है। किसको? घायल सैनिक जो थे, मदद करनी तो कहीं रही, मरवा दिए। दिखती बात है पृथ्वीराज का खोपड़ा खराब होगा। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है भैया, तूने मार दिए, तेरी बता दी, अब मैं आऊंगा, युद्ध करूंगा, अब बचा ले तू अपने आप को। इससे पहले की एक घटना बताऊं, परमर्दी देव के दो बहुत ही योग्य सेनापति थे, जिसमें से एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। किसी कारणवश आला और उदल ऐसे सेनापति थे इसके, ये जोड़ा ऐसा था कि ये दो थे तो मतलब और किसी की जरूरत भी महसूस नहीं होती, इतने शक्तिशाली थे। इनकी वीरता के गीत तो आज भी बुंदेलखंड के अंदर गाए जाते हैं। आला और उदल किसी कारण से परमर्दी देव से नाराज हो गए, यानी कि परमर्दी देव ने इनकी जो है इतनी कदर नहीं की, किसी बात पे नाराज हो गए और ये नाराज होकर चले गए किसके पास? जयचंद गहड़वाल के पास। ये चले जाते किसके पास? जयचंद गहड़वाल। ये जयचंद गहड़वाल है ना, ये संयोगिता के पिताजी हैं और ये पृथ्वीराज के मौसेरे भाई भी थे। इनके बीच में वैमनस्य का क्या कारण था, पृथ्वीराज और इनकी क्यों नहीं बनती थी, वो भी बताऊंगा मैं आगे। पहले इस स्टोरी पे आए अपन, तुमुल का युद्ध क्यों हुआ और कैसे। तो कारण तो बता दिया क्यों हुआ, अब हुआ कैसे वो देखो। जब ये घटना हुई कि इनके घायल सैनिकों को मरवा दिया और पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ में कूच कर लिया वहां से कि अब मैं इसकी बैंड बजाऊंगा, भाई इसने अपनी बता दी, अब मैं इसको अपनी बताऊंगा। ये सूचना पहुंच जाती है किसी न कैसे करके आला और उदल के पास। देखो सोशल मीडिया का जमाना है, सूचनाएं बड़ी जल्दी पहुंचती है।
तो ऐसे ही समझोगे आप। आला उदल रे पड़े हमीचार पहुंच गया कि भैया आपके शासक की बैंड बजने वाली है अब, क्योंकि पृथ्वीराज वहां से रवाना हो चुका है। तब ये इनके प्रति इनका जो है देश प्रेम जागता है। अब राजा ने तो किया जो किया, क्या पता कि उस समय उसकी क्या कंडीशन होगी, देश प्रेम जागता है और ये पहुंचते हैं कि भाई आपने किया जो किया, हम इस क्षेत्र के और इस पे संकट है तो हम दूर नहीं रह सकते, हम युद्ध करेंगे। परमर्दी देवव्रत जीव में जीव आयो। अरे हे माँ माता जी, क्या बात है, आपके तो भाग मतलब हमारे तो भाग्य खुल गए, नहीं तो हम तो पूरे बिस्तर समेटने की तैयारी हो गई थी। अब यहाँ पे होता है घमासान युद्ध। बहुत तगड़ा संघर्ष किया आला और उदल ने, लेकिन अंततः ये वीर गति को प्राप्त हुए। इनके लिए ही, इन जैसे वीरों के लिए ही कहा जाता है कि 12 बरस कुकर जिए तेरे बरसियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। यानी 12 बरस कुकर जीते हैं कुत्ते, ठीक है, 13 बरस का जीवन होता है सियार का, बरस 18 क्षत्रिय के 18 वर्ष में जो करना है कर लेते हैं, कि अपना नाम काम सब जो है वो अपने आप को साबित कर लेते हैं, वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं अपने देश के लिए। ये कहने का तात्पर्य है। क्यों नहीं है कि कोई अडर सर कह दियो कहते क्षत्रिय है भाई 18 वर्ष ही जीणो है, 18 बाद में टिकट काटना पड़ी, एड नहीं है, कहने मतलब भावना समझ नहीं है, ठीक है। नहीं, ये आला उदल के जो है वीर गति प्राप्त हो गए और विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, ठीक है ना। तो ये युद्ध जो है ये पूछा जाता है 1182 में, ये महोबा का युद्ध कहलाता है, जिसे तुमुल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1182, ठीक है, 1182 कब हुआ ये पूछा जाता है। अब सारे ही चलेंगे 1182, देखो अपने मेरे बोलने में फ्लो में कहीं 1900 आ जाए ना तो आप उसको 1100 ही समझना, क्योंकि मैं कई बार समझाते समझाते मेरे मुंह से 1900 निकल जाता है, क्योंकि हम तो मतलब मेरा फोकस रहता है पूरा इस पे। तो ये 1100 ही समझना है आपको, ठीक है ना। कहीं रह भी जाए कमेंट मत करिए कि गुरुजी 1900 बोला आपने, अरे बोल सकूं, ठीक है, 1100 ही टाइम पीरियड घटनाकाल वो वाला ही है। इसके बाद में देखो एक संघर्ष होता है इनका गुजरात के भीमदेव से। अब गुजरात के भीमदेव से कैसा संघर्ष होता है वो देखो, किसका किसका होगा? भीमदेव और पृथ्वीराज। एक तो कारण क्या था भीमदेव और इनके बीच में संघर्ष का, यहां लिख देते हैं वर्सेस। एक तो कारण था कि सोमेश्वर की मतलब मृत्यु जो है इनसे गुजरात के चालुक्यों से युद्ध के समय हुई। दूसरा कारण बताते हैं इच्छिनी देवी। अच्छनी देवी भी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। ये अच्छिनी देवी है ना, ये कहां की राजकुमारी थी वो भी ध्यान देना। ये आबू के सलक परमार की बेटी थी। आबू के सलक पंवार की, कई जगह इनका नाम जैत्र सिंह भी लिखा मिलता है सलक पंवार का, यानी आबू के सलखा जी की बेटी थी। इससे विवाह करना चाहता था भीमदेव। आधे ऊपर जो लड़िया है नहीं, आधे ऊपर जो जितना मतलब युद्ध है नहीं या लड़िया वह जर जोरू और जमीन, ठीक है, ये कहते हैं ना जर जोरू जमीन, इनके चक्कर में ही होती है, ठीक है। बाकी की लड़े अड़ई की नहीं हुए, बाकी सब भाईचारे हो रहे हैं, पर ये ज्यादातर और ये हुई है मतलब राजकुमारियों से विवाह के लिए। देख लो औरंगजेब और राज सिंह भिड़े चारुमती से विवाह के लिए, ये यहाँ पे सलक देवी क्या रहे इच्छिनी देवी से विवाह के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि भीमदेव शादी इससे करना चाहता था, लेकिन ये नहीं करना चाहती थी। इच्छिनी देवी शादी नहीं करना चाहती थी भीमदेव से। इच्छिनी देवी ने पृथ्वीराज को समाचार भिजवा दिए, पृथ्वीराज आकर इससे शादी कर लेता है, ठीक है। इस बात के खराब किसको लगता है? भीमदेव को लगता है, और इनके बीच में संघर्ष होता है। दूसरा कारण क्या था? वास्तविक कारण ये तो बताते हैं कि किंवदंतियां है, ऐसा है। इच्छिनी देवी इनकी पत्नी थी पृथ्वीराज की, और लास्ट में जब 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध में जब हार होती है पृथ्वीराज चौहान की, तब एक ये अब घोड़े पर सवार होकर छुड़ाने के लिए बचाने के लिए जाती भी है, ठीक है। फिर जो है तीर लगने से इनकी मृत्यु भी होती है, ये है। अब देखो जो मुख्य कारण जो था वो था सीमा विवाद, ठीक है, सीमा विवाद। अब सीमा किसकी राजकुमारी थी? सीमा किसी की राजकुमारी नहीं थी, दो राज्यों की सीमा लगती थी, ठीक है। आबू वाला जो क्षेत्र था, यानी कि यहाँ पे चालुक्यों का शासन होगा। यदि गुजरात वाले आबू और चालुक्यों का शासन करेंगे तो पृथ्वीराज वाले अजमेर के यहाँ पे भी तो संकट के बादल आएंगे। और पृथ्वीराज चाहता था कि आबू जो है हमारे कंट्रोल में रहे, तो हमारी बॉर्डर जो सुरक्षित रहे। तो मेन कारण जो था वो सीमा विवाद था,
ठीक है। तब इनका जो संघर्ष होता है, युद्ध होता है, वो नागौर के अंदर होता है। ठीक है, नागौर के अंदर युद्ध होता है। युद्ध का समय यदि आपको ध्यान रखना हो तो 1184 के आसपास का ये समय है। 1184 में नागौर के आसपास नागौर का युद्ध होता है ये। इसमें भीमदेव का सेनापति था जगदेव। भीमदेव का सेनापति जगदेव था, जो संघर्ष चलता है काफी समय, और इसी जगदेव के प्रयासों से 1187 के अंदर इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। भीमदेव और पृथ्वीराज के बीच में संधि हो जाती है, बस मैटर क्लोज। यानी कि ये क्या थे, पृथ्वीराज के प्रारंभिक संघर्ष थे। ठीक है, पृथ्वीराज के प्रारंभिक संघर्ष थे। अब के गुरुजी बस संयोगिता वाली स्टोरी तो आई कौन, अरे बताओ इतनी। देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, बाकी जितनी जरूरत है नहीं अपार कंपटीशन एग्जाम रे साहब भी बता दो कि क्या मामलो हो। ठीक है, अब थे स्क्रीनशॉट ले एक बार बढ़ा आगे। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैंने पृथ्वीराज पूरा जो है अलग से लिया है टॉपिक ही। यदि फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती तो पिछली क्लास में ये अपन कर लेते कि हाँ ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब आइए तराइन के युद्ध। अच्छा, तराइन के युद्ध से पहले अपन बात करते हैं, जयचंद गढ़वाल की बात कर ही लेते हैं। ठीक है, उससे पहले अपन बात करें जयचंद गढ़वाल। इसमें क्या क्या पात्र है देखो, संयोगिता पात्र ध्यान रहेंगे तो पढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इसके अलावा एक नाम ध्यान रखना, अनंगपाल तोमर। भाई दिल्ली इन्होंने बसाई ना, दिल्ली को पहले दिल्ली का के नाम से जानते थे, दिल्ली बसाई अनंगपाल तोमर। ठीक है, ये तो याद रख लियो। अब देखो, अब अन्य बीच में संघर्ष क्या है और संघर्ष का कारण क्या है वो देखो। यहां देखा नहीं थे तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल है मासियात भाई। हा मासियात भाई हम जो कई जना है, कई गुरुजी हम हाडोती के हैं, हम पूर्व अपने क्या है कि पूर्वी राज्यों से है, हमें मारवाड़ी थोड़ी कम समझ में आती है, थोड़ा सा हिंदी में बोलो। मौसेरे भाई, मासियात भाई क्या करे, मौसेरे भाई। ठीक है, यानी कि अनंगपाल तोमर के पुत्र तो था नहीं, पुत्री एक कपूर देवी और एक और। ठीक है, दोनों बहनों से उत्पन्न पुत्र जो थे वो मौसेरे भाई हो गए। जब अनंगपाल तोमर के पुत्र नहीं था तो दिल्ली पे शासन कौन करे, तो मौसेरे भाइयों के दोनों के भी अंदर भाई इच्छा थी कि दिल्ली पे तो हम शासन कर ले, नाना जी की तो है चीज भाई, नाना जी की है तो हमारी है। और इस चक्कर में मैन वैमनस्य का कारण तो जो था दिल्ली का शासन था। और ये वैमनस्य और कब प्रगाढ़ हो गया और मजबूती कब प्रदान हुई, देखो मौसेरे भाई है, मासियात भाई है, यानी कि ननियाल दोनों रो एक ही है, मामाल दोनों रो एक ही है। तो जावता बटे मामाल में जावता जने संयोगिता मिली, किने संयोगिता मिली। अब देखो रिश्ते में तो अब कैसे है, रिश्ता देखने जाए तो कोई होता ही नहीं, सवाल ही नहीं प्रेम प्रसंग का, लेकिन उस समय ये चीज हुई है। ठीक है, इतिहासकार बताते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे संयोगिता से इनके जो है पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग चल गया, पसंद आ गई नजरों नजरों में। अब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे को पसंद करने लगे, ये बात पता चल गई जयचंद गढ़वाल को। जयचंद गढ़वाल क्या बूंदी हुजी रहे ए, कोई प्रेम करने रा विषय है, देख तो सही धके कौन है, बेटी ने समझायो, बेटी समझी कौन, पृथ्वीराज ने समझाया, पृथ्वीराज समझियो कौन। बिंगे बाद में भाई जब कोई किसी घर की कोई बेटी है उसको समझा दिया और पता चला है कि भाई समझने में नहीं चल रही है ये, अब तो फिर घर वाले कहते हैं कि इसकी शादी कर दो। ठीक है, यही इलाज है, यही इलाज जयचंद गढ़वाल को भी सूझा कि इसकी भी शादी कर दो, कि स्वयंवर का आयोजन किया। अब उस समय राजा महाराजा स्वयंवर का आयोजन करते थे कि इसकी शादी तो करनी है लेकिन पृथ्वीराज का भी कांटा निकालना है, बाद में परेशान नहीं करे। तो क्या ऐसा करते, पृथ्वीराज की करते हैं इंसल्ट। इंसल्ट क्या करनी है, स्वयंवर आयोजन करना है, और दरबान जो होता है ना बाहर, जो गेट कीपर जिसको बोलते हैं, वहां पे पृथ्वीराज की मूर्ति लगवाई कि तेरी तो मतलब हमारे यहाँ पे ये वैल्यू है। और ये पृथ्वीराज चौहान को ये मैसेज पहुंच चुके थे कि स्वयंवर हो रहा है
संयोगिता ने पहुंचा दी है कि भाई या तो मुझे ले जा दो या फिर सहन कर लेना कि मैं किसी और की हो गई। ठीक, तो पृथ्वीराज चौहान के भाई क्षत्रिय और के मैं ले जाऊं, मैं आ रहा हूं, ठीक है, ऑन द वे लिख कर भेजा कि वे टू, भाई इनके यहाँ पे बता दिया वे टू स्वयंवर। ठीक है, अब वहां पे जो है ये संयोगिता को माला देकर भेजते हैं कि भाई कोई भी वर पसंद कर ले, सभी बढ़िया राजा महाराजा है, जो भी पसंद आया कर ले प्यार। ठीक है, संयोगिता चलती 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 जाती है और लास्ट में जो है दरबार में मूर्ति लगी होती है पृथ्वीराज चौहान की, उसको जाकर माला पहना देती है। राजकुमार सारा बुलेड़ खोपड़ खराब है कि यार ये कोई तरीका है कि इंसल्ट तो हमारी हुई है इस चक्कर में, आपकी बेटी ने तो माला तो वहीं पहनाई आखिर में। और जितने पृथ्वीराज जो है अपहरण करके बाद में यहाँ आता है, अपहरण करके ले जाता है संयोगिता को और शादी कर लेता है। अब देखो क्या बाप ने हुसैन वे के बड़े दरबार में अपहरण कर ले जा बेटी और विवाह कर ले, किन सहन उन्होंने नहीं है भाई। बात है वह मनुष्य के जो है बीज यहीं से पैदा हो गए। तभी जयचंद गहड़वाल इस युद्ध में, जब तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तब मदद नहीं करता है, जयचंद गहड़वाल मदद नहीं करता है। तब इतिहासकारों ने इसे गद्दार की भी उपमा दी कि कोई विदेशी आक्रांता आकर मदद कर रहा है, यहाँ पे युद्ध कर रहा है, तब भी आप मदद नहीं कर रहे हो। तभी जो है गद्दारों के अंदर कहा जाता है कि ये तो, गद्दारों के लिए कहा जाता है कि ये तो जयचंद है। ठीक है, कि ऐसे जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। इस तरीके से चला है ये चीज, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए अब ये कैरेक्टर सारे के सारे समझ में आ गए। अब बात हो रही है तराइन के युद्ध की। तो तराइन के हुए हैं साथियों 2 युद्ध। ठीक है, तराइन के 2 नहीं, वैसे तो 3 हुए हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जो लड़े हैं वो 2। ठीक है, तो तराइन के हुए यहां पे आपको जो याद रखने हैं 2 युद्ध। ठीक है, तराइन का एक तो प्रथम, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध पूछे तो 1191 के अंदर, और द्वितीय पूछते हैं तो ये 1192 के अंदर, बैक टू बैक। ठीक है, 1192 1191। तराइन का ये जो मैदान है ये पूछे कि ये मैदान तराइन का मैदान है, भाई युद्ध तो कई मैदान में ही होते हैं, तो तराइन का ये जो मैदान है ये करनाल हरियाणा के अंदर, करनाल हरियाणा। अब देखो ये यवन शासक था, वहां से आता है पहले, इससे पहले इसने तबर हिंद यानी कि बठिंडा के वहां पे विजय प्राप्त की, और उसके बाद में बेटा जो शासक होगा उस पर नजरें रखेगा। तो ये आता है यहाँ पे पृथ्वीराज और इनके मध्य संघर्ष होना है। अब इससे पहले देखो यहाँ पे मैं आपको स्टोरी तो बताऊंगा, सबसे पहले अपन चलते हैं प्रथम युद्ध के अंदर। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। अब बताते हैं कि पृथ्वीराज और इनका संघर्ष बहुत बार हुआ है। कई जगह कहते कि 18 बार युद्ध हुआ, जिसमें 17 बार पृथ्वीराज विजयी रहा। कई जगह कहते 7 बार युद्ध हुआ, कई जगह कहते 11 बार युद्ध हुआ। अलग अलग ग्रंथ जो है अलग अलग बताते हैं, मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, अब देखो इसको समझो कि तराइन के युद्ध, तराइन का जो युद्ध होता है, तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आ डरती है। उससे पहले की एक स्टोरी बताऊं आप लोगों को जो आपको ध्यान रखना है। एक तो शासक था, शासक क्या इनका सामंत था गोविंद राय। क्या नाम था? गोविंद राय। एक खांडेराव, खांडेराव भुवनमल और ये थे। लेकिन गोविंद राय और खांडेराव एक दूसरे के विरोधी थे, विपक्षी थे, बनती नहीं थी। कारण क्या था कि गोविंद राय के मूछे नहीं थी, है गोविंद राय के मूछे नहीं थी और खांडेराव के मूछे थी यूं बिल्कुल अडारे आटा दे जड़ी। तो भाई जिसके मूछे नहीं है उसके सामने बैठकर कोई मूछों पर ताव दे तो दिखती बात है कि फोपड़ो खराब है। तो इनके बनती नहीं थी। और जब युद्ध का समय आया तो पृथ्वीराज चौहान को ये कहता है, गोविंद राव कहता है देखो मेरे नहीं ना 36वां आंकड़ो थे, हम दोनों ने हाथे भेजो ना। यदि मोहम्मद गोरी सामने दिखा है तो मोहम्मद गोरी के भाला टिकाऊंगा, यदि ये सामने आया तो मैं इसकी टिका दूंगा। ठीक है, पृथ्वीराज खांडेराव ने के बीच साइड में ही रहे, फोपड़ो खराब है टिका दे। ठीक है, अब ये तो थी इनके दरबार की बात। अब वहां पे क्या होता है युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष चल रहा होता है। क्षत्रिय सेना जो है बहुत बराबर तरीके से भारी पड़ ही रही थी, लेकिन संघर्ष जो है चल ही रहा था। ठीक है, संघर्ष चल रहा था, जितने में मोहम्मद गोरी के सेना की तरफ से एक भाला आता है और लगता है कहां? गोविंद राय के मुंह पे, और गोविंद राय के दांत टूट जाते हैं। हाँ, किसी के दांत टूट जाए वो भयंकर चिढ़ मचती है उसको। ठीक है, आगे चिढ़ा हुआ आदमी और भयंकर चिढ़ मची। गोविंद राय ने पूरी ताकत के साथ में मोहम्मद गोरी के ऊपर भाला फेंका है और मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से घायल, हाथों हाथ ही बेहोश।
अब उसके सैनिक जो है उसे यहां से निकाल के सकुशल युद्ध भूमि से ले जाते हैं और वहीं पे जो है इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना की हो जाती है विजय। ठीक है, विजयी हो जाती है और ये जो सेना थी मोहम्मद गौरी की, ये भागने लगती है वहां से, ये भागती है, लेकिन यहां पे पृथ्वीराज चौहान की सेना इनका पीछा नहीं करती है। कई इतिहासकारों ने इसे उदारता बताया कि भाई उनका राजा तो वैसे ही बेहोश था, क्या पता मर गया होगा, तो क्या बेहोश था तो पीछा नहीं किया, तो ये उदारता थी। कई जने इसकी भूल बताते हैं कि ये वापस आता है फिर बाद में युद्ध करने, तो कि ये पृथ्वीराज चौहान की सेना की भूल थी कि उनका पीछा नहीं किया और उन्हें मारा नहीं। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही है। अब पृथ्वीराज चौहान के मतलब ये जो तराइन का जो पहला युद्ध था, इसमें विजय किसकी हुई? इसमें विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, अब इसी चीज को अपने जैसे कि आगे अपन को नोट्स मेकिंग पैटर्न में कैसे लिखना है ये तो आपने समझी है चीज। नोट्स मेकिंग पैटर्न में तराइन का प्रथम युद्ध लिखा आपने, किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ है। ठीक है, राजा गोविंद राय मोहम्मद गौरी पर विजयी वार किया। अब कैसे क्या हुआ? नोट्स मेकिंग में देखो चीजें इस तरीके से आ जाती है, और समझी कैसे आपने, वो सारी की सारी स्टोरी आपको हमेशा याद रहेगी। तो गोविंद राय ने गौरी पर वार किया है, विजयी वार, और वहीं से जो होती है जीत। ठीक है, इस युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई। ये जो पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे यही पूछते हैं। विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान की सेना ने भागती हुई गौरी की सेना का पीछा नहीं किया, और इस युद्ध के बाद में राजपूती सेना पूरी तरीके से हर्षोल्लास में, आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाती है। ठीक है, अपनी सबकी आदत होती है, जब भी अपन को सफलता मिलती है बस हर्षोल्लास में लग जाते हैं। ज्यादातर कंपटीशन के विद्यार्थी भी ये करते हैं, एक कंपटीशन में सफलता मिलती है, नौकरी लगते ही फिर मजे करने लग जाते हैं। बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो वापस तैयारी करते हैं कि हमें और आगे भी जाना है। तो जो आगे जाना है, आगे की सोचते हैं, उनको और सब सफलताएं मिलती है, और जो नहीं सोचते उनको जो जिस पद पे वो लगे उसकी सैलरी मिलती रहती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके प्रथम युद्ध से संबंधित बातें थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तराइन का द्वितीय युद्ध, अब देखो पृथ्वीराज चौहान की सेना आमोद प्रमोद में, और पृथ्वीराज चौहान भी जो है रिलैक्स हो गए कि हमने तो हरा दिया मोहम्मद गौरी को, इतने बड़े युद्ध में हराया। तराइन का पहला युद्ध था, उसमें हरा दिया हमने। ठीक है, छोटी मोटी तो कई भिड़ंत हुई, लेकिन इतने बड़े युद्ध में हरा दिया, अब मौज करो, राज करो। लेकिन मौज और राज करने के बाद की स्थिति नहीं देखी कि बाद में क्या हो सकता है। उधर मोहम्मद गौरी के अंदर कहीं ना कहीं आग लग रही थी कि मैं हारा हूं, वापस बदला तो लेना है। ठीक है, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। वो सेना को इकट्ठी करने में लगा रहा और मजबूती के साथ में, और फिर अगले साल आके डट गया तराइन के मैदान। अब यहां पे संदेश भिजवाता है वापस पृथ्वीराज चौहान के पास कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, इस्लाम ग्रहण कर लो, या फिर युद्ध में हारने के लिए तैयार हो जाओ। पृथ्वीराज के तरफ खोपड़ो खराब है के पहले युद्ध में मैथन हरा दियो तो भी तू मन गया कि हारने के लिए तैयार हो जाओ या इस्लाम स्वीकार कर दो, और तो मरिए कौन वह भूतो न भविष्य, ये तो कभी नहीं होगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और हारने के लिए तू तैयार हो जा। तो ये संदेश लेकर जो है, पहले देखो एक संदेश, दो बार संदेश वाहक भेजा। एक बार भेजा जिसका नाम था क्विवाम उल मुल्क, क्विवाम उल मुल्क नामक एक संदेश वाहक को भेजा, जिसने कहा कि ये कहा है भाई हमारे राजा ने, या तो स्वीकार कर लो आप इस्लाम या फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसको वापस लौटा दिया। ठीक है, इसको जो है वापस लौटा दिया। फिर बाद में एक भेजते हैं रुकनुद्दीन हमजा को, रुकनुद्दीन हमजा, ये दूसरा संदेश वाहक था, ये पहला ये दूसरा। अब जब ये सोचा है तो मोहम्मद गौरी सोचता है कि भाई पहले युद्ध में भी भाई मैंने उसके खाली दांत तोड़े, उसने तो मुझे बेहोश ही कर दिया, अब पता नहीं क्या करेंगे, तो कि इसमें अपन को कूटनीति काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, युद्ध में सारी नीतियां चलती है। तब मोहम्मद गौरी ने वापस संदेश क्या भिजवाया है, मोहम्मद गौरी फिर भिजवाता है कि भैया मैं तो मतलब मेरे भाई का भेजा हुआ हूं, ये मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ सेनापति बन गया हूं, मेरे को तो कहा युद्ध करना है तो कर लेंगे, लेकिन आपने ये जो संदेश भेजा है ये मैं वापस मेरे भाई के पास भेज रहा हूं कि भैया पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा है। फिर उनका रेस्पॉन्स आएगा, तब तक के लिए हम इंतजार कर लेते हैं। आप हमें कोई हानि मत पहुंचाना, हम भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। आप आपके राजी, आप मैदान में भले आके डट जाओ, डट गए थे वैसे ही मैदान में भले डटे रहो, मैं भी डटी उड़ा। हाँ ठीक है, बाद में अगर कहे भाई साहब कहे कि युद्ध करना तो करना, दोनों ही राजी खुशी, और जितने हम अपा अटी रुका। ये कहलवा भेजा। पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं, बेचारा क्या करेगा, इसके भाई ने भेजा है, आने दो संदेश, देखते हैं क्या होता। ठीक है, जब तक कोई बात नहीं, अपनी भी तैयारी है, जब भी कहेंगे युद्ध कर लेंगे। इधर
उसी रात ये क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं मोहम्मद गौरी और कि सुबह तड़के तो करना है हमला, सुबह जल्दी। तो इसमें क्या है, सेना को डिवाइड कर लेता है मोहम्मद गौरी, 10-10 हजार के अंदर बांट लेता है और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसको चारों तरफ से घेर लेता है। दूसरी चीज क्या करता है, कुछ सैनिक जो है अपने वहीं, यानी कि इनकी जहां पे डेरे डाले हुए थे वहीं रखता है। उनको कहता है कि टेंट के बाहर, तंबू के बाहर अलाव जला के रखना हमेशा ही, ठीक है, रात को जला के ही रखना। यदि अलाव बुझ गई तो उनको ये लगेगा कि या तो हम बैक हो गए, हम चले गए, या फिर ये लगेगा कि सेना पास में आ गई, ठीक है। तो अलाव जला के रखो तो दूर से दिखेगा कि हाँ अलाव जल रहे हैं, उनके भी जल रहे हैं, अपने भी, कि हाँ सब टेंट में रेस्ट कर रहे हैं। ये कूटनीति काम में ली। अब इस दरमियान क्या है, सुबह तड़के समझ लो 4-4:30 बजे का समय होगा, जब सभी के जो है अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने का समय होता है। तब देखो हथियार वथियार को इतने युद्ध के लिए तैयार थोड़ी है, उस समय ये करते हैं हमला। उस समय संभलने का मौका नहीं मिलता है राजपूत सेना को। अनन फानन में पृथ्वीराज चौहान को खुद का घोड़ा ही हाथ नहीं आता है, जो घोड़ी हाथ आती है वो होती है नाट्यरम्मा। और नाट्यरम्मा घोड़ी भी ध्यान है, जो शादी ब्याह में नाचने वाली घोड़ी, और जहां पे रणभेरी बजती है, तलवारों की आवाजें आती है तो नाचने लगती है। तो वहां भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में एक समस्या ये भी थी, युद्ध होता है और युद्ध में होती है पृथ्वीराज चौहान की हार। दिखती बात है, क्योंकि सेना के पास में न तो हथियार संभालने का टाइम नहीं मिला और चारों तरफ से घेर लिया, अचानक हुआ हमला, संभल नहीं पाए और वहीं पे पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और इसमें कहते हैं कि ये पहले वाली जो गलती है उसका परिणाम यहाँ पे भुगतना पड़ा। ये तराइन का द्वितीय युद्ध था, ठीक है। क्या क्या याद करोगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखा, ठीक है। सुबह तड़के हमला करने पर राजपूत सेना संभल नहीं पाई और हार का मुंह देखना पड़ा। सिरसा नामक स्थान पे इसके पास से पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कैद कर लिया गया। अब इसमें बहुत सारी बातें और चलती है कि कई जने अब कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके वहां ले गए, ठीक है, गजनी ले गए, और गजनी में ये अब कैसे मत चलते हैं वो मैं बताता हूं। उससे पहले बताऊं कि अभी जो अपने इच्छिनी देवी पढ़ा, इच्छिनी देवी को जब ये पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके ले जाए गजनी ले गए, तब ये गजनी छुड़ाने के लिए जाती है, मतलब युद्ध घोड़े पर सवार होकर गजनी की तरफ बढ़ती है। लेकिन इनके मोहम्मद गौरी के एक सैनिक के तीर से जो है युद्ध भूमि में वहीं पे मारी जाती है और इनका शव वापस इन यवनों के हाथ नहीं आए और उसकी दुर्गति नहीं हो, इसको देखते हुए पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध भूमि में इनका अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ में ले स्क्रीनशॉट, सच बड़ा आगे। ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। अब बढ़ते आगे। अब देखो युद्ध के परिणाम और अलग अलग लोगों ने क्या अलग अलग बातें कही। एक छोरो कहे कि सर ये इतिहासकार सब एक मत क्यों नहीं थे, अलग अलग बातें क्यों करते हैं। देखो जितने मुंह उतनी बात, जितने मुंह उतनी बात है सब। कभी जैसे कि अब कोई घटना तो पहले हो गई, अब गोपीनाथ शर्मा उस समय थोड़ी थे, इन्होंने बाद में इतिहास लिखा, तो इन्होंने कई सोर्सेज देख के अलग से लिख लिया। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने बाद में लिखा, बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करके अलग से लिख दिया। और कुछ जो होती है देखो कि गांव में भी कोई बात आज अगर कोई मसालेदार बात आ गई, मतलब मान लो कि फलानी की जो है मुर्गी को कुत्ता ले गया, अब ये बात गांव में आई है, अब ये बात किसी और को पता चली है तो उसने आगे जाकर कहा फलाने की मुर्गी को 2 कुत्ते ले गए, तीसरे ने कहा कि फलाने की मुर्गी को भेड़िया ले गया, चौथे ने कहा फलाने की मुर्गी को तेंदुआ ले गया। मसाला लगाते जाते हैं आगे बात के, ठीक है। पांचवा कहता कि शेर ले गया, फिर आगे बात बढ़ती बढ़ती कई बातें आती है, ठीक है। फिर कोई आगे लास्ट में कहता है कि फलानी है कोई शेर ले गया ठीक है, ऐसे मसाले लगते रहते हैं, तो इतिहास में भी मसाले लगे हैं। चलिए आइए, पृथ्वीराज और गौरी की सम्मिलित शासन किया। क्या बताते हैं कि पृथ्वीराज और गौरी ने, गोपीनाथ शर्मा क्या बताते हैं, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी ने सम्मिलित शासन किया। इसका ये कहते हैं गोपीनाथ शर्मा के इनके एक सिक्के मिले, ठीक है, इनके एक सम्मिलित के सिक्के मिले जिसपे एक तरफ तो लिखा था मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम जो मोहम्मद गौरी का नाम था, और दूसरी तरफ लक्ष्मी के आकार के लक्ष्मी जी का चिन्ह था, यानी कि वो पृथ्वीराज के थे। तो ऐसे सिक्के मिलने के कारण के ऐसे कहते हैं कि गोपीनाथ शर्मा की इन्होंने तो साथ में शासन किया। ठीक है, एक है शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या। ये कहते हैं पृथ्वीराज रासों के अंदर चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई के तो चंद्रबरदाई के तो एक ही बात है, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के दोस्त थे, बढ़िया मित्र। तो ये कहते हैं कि जब इसे गजनी ले जाया गया कैद करके, तो चंद्रबरदाई जाते हैं और चंद्रबरदाई को भी फिर वहां पे ले जाते हैं। तो देखो कवि थे, ठीक है, चंद्रबरदाई वहां पे कहते हैं मोहम्मद गौरी को कि आपने जिस राजा को कैद किया है उसके पास में एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत सातिर है ये। तो कि कैसे
बताओ क्या विद्या है ऐसी, हम भी देखें। अब कैद करियोड़ा आदमी कर्तव्य दिखाने रखे हो तो क्या जो जीता है वो तो देखना ही चाहेगा। तो क्या इनके पास में ऐसी विद्या है कि इनके पास में शब्द विधिबाण है, ये आंख से नहीं देख सकते लेकिन जो है तीर चला सकते हैं। क्या किया कि ये बताते हैं कि वहां गजनी ले जाके इनकी आंखें वाखें फोड़ दी और यातनाएं दी। तो क्या देखो आंख से देख तो नहीं सकते लेकिन बिल्कुल सटीक निशाना यह है जो है शब्द विधिबाण यानी आवाज सुन के लगा सकते हैं। मोहम्मद गौरी कहेगा अच्छा क्या बात है, लाओ बात पृथ्वीराज को, हम भी देखें ऐसी कैसी विद्या है। ये आपस में सीखे हुए थे। अब चंद्र बरदाई इनको इशारा करते हैं, वो आपने कई बार सुना होगा, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रदान, अंगुलष्ट 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रदान था, ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ठीक है, यानी कि ये बता दिया इन्होंने पूरा का पूरा एक मेजरमेंट कि इतने 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट, यानी इतनी दूरी के ऊपर जो है ये बैठा है सुल्तान। ठीक है, अब भाई चौहान जो है पृथ्वीराज आप चूकना नहीं है चौहान, यानी कि अब ये तो बता दिया कि इतनी ऊंचाई पे तीर मारना ये पता है, लेकिन है किस तरफ भाई, मारे उत्तर में और दक्षिण में बैठा हो तो ये तो एक इशारे में ये चीज तो बता दी, लेकिन फिर आप भाई पृथ्वी वहां पे बोध भी तो होना चाहिए कि आवाज किस तरफ से आए। तब चंद्र बरदाई कहते हैं कि हाँ चलवाओ तीर। तो क्या ऐसे थोड़ी तीर चलाएगा, यह राजा है और ये राजा जो है राजा की आवाज सुन के ही तीर चला सकता है, आप आदेश करो कि हाँ आप चलाना है। तब कहते हैं कि मोहम्मद गौरी आदेश देता और उसी आवाज में तीर जो सुनकर पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते हैं और सीधा एक तीर में मोहम्मद गौरी वहीं पे खत्म हो जाता है। ये कहा जाता है, इतिहासकार इस पे कम विश्वास करते हैं इस बात पे कि ये जो है किंवदंती के आधार पर और पृथ्वीराज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कही गई बात है। ठीक है, तो ये एक मत कहां से चला है, यहां से। ठीक है, पृथ्वीराज रासों के अंदर इस बात का जिक्र है और बाद में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई एक दूसरे को कटार गोप कर वहीं पे दोनों भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते। चलिए आगे आओ। पृथ्वीराज को कैद किया और अंत में मरवा दिया, ये हम्मीर महाकाव्य के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़कर वहीं पे मरवाया, ये फरिश्ता और मिनाज सिराज इसका जिक्र करते हैं कि भाग रहे थे और वहां से पकड़ के वहीं पे मरवा दिया। ठीक है, गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया और वहीं मृत्यु हो गई, ये अबुल फजल कहते हैं। ठीक है, और काबुल के अंदर पृथ्वीराज चौहान की छतरी भी है। तो ये अलग अलग मत है जो अलग अलग इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, आप लीजिए स्क्रीनशॉट, अपन बढ़े आगे। फिर एक एक चीज मैंने बताई है आज की इस क्लास में। आओ अब देखो, ये मत चले हैं सारे के सारे। तो पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया और जहां पे शब्द भेदीबान से गौरी को मार दिया, ये कहा है चंद्र बरदाई ने। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी ने कुछ समय तक साथ में शासन किया। अब देखो, ये मारने वाली बात इसलिए भी सही नहीं होती है कि वहां पे पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया, इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि गौरी ने तो आगे 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध भी लड़ा है जयचंद गेहड़वाल से। तो जब भाई बराणु के अंदर ही मार दिया वहां पे, तो फिर बाद में ये युद्ध कैसे लड़ा, इसलिए वो बात वैसे भी खारिज हो जाती है। ठीक है, चलिए। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी, यानी कि एक माइलस्टोन यहां से स्थापित हो गया। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट, ऐसा नहीं है कि अंतिम हिंदू राजा यही था, हुए हैं बाद में। ठीक है, पृथ्वीराज तो पहले की बात है, लेकिन अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया कि दिल्ली पे शासन करने वाला राजा। ठीक है ना। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के भाई हरिराज को अजमेर का शासन सौंपा। इंपॉर्टेंट लाइन है कि मोहम्मद गौरी ने किसको शासन सौंपा, तो मोहम्मद गौरी ने जो है हरिराज को शासन सौंपा और यहां से गोविंद राज जो है वो रणथंभौर चले गए जो इनके बेटे थे पृथ्वीराज के, और वहां पे चौहान वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। ठीक है, अब देखो आगे, ये आपके एक और स्लाइड जो आपको ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा बात है। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य 18 युद्ध हुए, जिसमें से 17 में पृथ्वीराज विजय हुआ। ये आप कह सकते हो ज्यादा मान्य यही है, लेकिन अलग अलग जो है पुस्तकों में अलग अलग बातें भी मिलती है। जैसे कि हम्मीर महाकाव्य कहते हैं कि 7 बार संघर्ष हुआ। ठीक है, 7 बार हार हुई है मोहम्मद गौरी की। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार हार हुई है। पृथ्वीराज रासों के अनुसार 21 बार हार हुई है और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार हार हुई है। यदि बहुत कलिष्ठ प्रश्न पूछेंगे तभी यहां से प्रश्न बनेगा, नहीं तो प्रश्न ये हार वाले इतने संख्या वाले बनते भी नहीं है, बहुत कम बनते हैं। इससे पहले जो चीजें बताई और जहां इंपॉर्टेंट बताया वहां से प्रश्न बनते हैं और तगड़े बनते हैं। पृथ्वीराज के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान भी थे, जो इतिहास अपन को मिलता है। पृथ्वीराज रासो अपन पढ़ते हैं, पृथ्वीराज विजय अपन बार बार पढ़ने में आता है, तो वो इनके दरबारी कवि थे। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो लिखा है। जयानक कश्मीरी पंडित थे,
जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। ठीक है, इसके अलावा वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप और विद्यापति गौड़, ये भी इनके दरबारी कवि थे। अब ये चीजें पूछी भी जाती है कि निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था, तब आपकी ये चीज काम आएगी। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। चौहान वंश की ये जो है अजमेर की चौहान वाली क्लास आज अपने पूरी हुई। आगे कल जो है नई क्लास आएगी। तो इसके अंदर देखो, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी भी मौका है, ज्वाइन कर लेना। बार बार बताया जाता है, फिर बाद में जब एक बार सोल्ड आउट हो गई तो फिर आप इसका हिस्सा नहीं बन पाओगे। अब जैसे ये टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद में करो अभ्यास। अभ्यास करोगे, जब व्यू सॉल्यूशन में जाओगे तब बहुत और भी बेहतरीन व्याख्या भी मिलेगी। सारा ही सब कुछ क्लियर। ये स्टेप है सफलता के। अब किसे चढ़ना है और किसे नहीं चढ़ना, ये निर्णय तो आप लोगों का है। चलिए बताइए आज की क्लास कैसी रही और आप लोगों को आनंद आया या नहीं। ये सब स्टोरी सुन के इतिहास जो है पढ़ने के अंदर रुचि जगी या नहीं, और क्लास को साझा भी करनी है। तो बढ़िया, मिलते हैं कल आने वाली क्लास में, अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।